पर प्रधानमंत्री जी ने व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया, बहुत सारे कानून खत्म किए गए, व्यापारियों को जेल जाने के प्रावधान नहीं हटाए गए, जन विश्वास बिल में मुद्रा योजना लाई गई कि मैं कुछ भी बन जाऊंगा, मैं अपने अंदर के व्यापारी को मरने नहीं दूंगा। व्यापारियों के हित के लिए मैंने आपकी और भरतिया जी की लड़ाई बहुत करीब से देखी है और मुझे लगता है पूरे 20 साल तो देख ही ना, 20 साल से एकदम बहुत करीब से अपन कैट को लेकर, खासकर जब से आपने कैट ये किया है तो आपने हमेशा एक व्यापारी हित का स्टैंड लिया। अब आप एक पार्टी के सांसद हैं जहां बहुत ज़्यादा व्यापारी हित की या किसी के भी हित की बात करना बहुत ऐसा सही नहीं माना जाता। देखिए तो एक धर्म संकट आपको लगता है, और क्या व्यापारियों के हित की, जो मुझे लगता है कितने करोड़ व्यापारी की आप हमेशा 9 करोड़ व्यापारियों की बात आप करते थे, और मुझे लगता है एक हर 15 दिन 20 दिन में एक प्रेस नोट या एक इशू आपका रहता ही था कि वो हम 9 करोड़ खासकर छोटे व्यापारी, रिटेल व्यापारी जिनकी लड़ाई आप लड़ते रहे हैं। और आप जानते भी हैं, मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ कि वो लड़ाई में आपको बहुतों का दिल दुखाना पड़ेगा। क्या तैयारी है आपकी? मैं इसमें 2 बातें आपको बताता हूँ। आपका प्रश्न तो बहुत सामयिक है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन धर्म संकट जैसी कोई चीज़ नहीं है। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ कि पिछले 10 साल में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, हमने व्यापारी मुद्दों पर बहुत सार्थक चर्चा सरकार के साथ की। हमारी पहल पर प्रधानमंत्री जी ने व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया, हमारी पहल पर बहुत सारे कानून खत्म किए गए, हमारी पहल पर व्यापारियों को जेल जाने के प्रावधान नहीं हटाए गए जन विश्वास बिल में, हमारी पहल पर मुद्रा योजना लाई गई, हमारी पहल पर विश्वकर्मा योजना लाई गई। तो जो विज़न प्रधानमंत्री जी का है और जो बात हम कह रहे हैं उसमें अंतर नहीं है। हमने भी 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न को, चाहे वो डिजिटल पेमेंट का विज़न हो या कोविड के अंदर उन लोगों को सहायता पहुंचाने वाली हो, तो या टैक्सेशन सिस्टम में रैशनलाइजेशन की बात हो, जीएसटी के सिस्टम को इतना सरलीकरण हो जाए कि जो आम व्यापारी है, आम आदमी है, उसको भी जीएसटी की कर पालना करने में नुकसान ना हो, मतलब उसको परेशानी ना हो और सरकार को राजस्व का फ़ायदा हो जाए। ये बात हमने आज से नहीं, हम पिछले जब से जीएसटी लगा है पहले दिन से मैंने इस बात को लगातार कहा है। और सांसद बनने के बाद मेरी जो प्राथमिकता रहने वाली है, क्योंकि जीएसटी पर हमने लगातार सरकार के साथ काम किया, तभी जीएसटी में 1400 से ज़्यादा संशोधन हो पाए। तो इससे एक बात बड़ी स्पष्ट है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या जीएसटी काउंसिल हो, अमेंडमेंट के लिए वो तैयार है। अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी तो अगर ये अप्रोच ना होती तो 1400 अमेंडमेंट 6 साल के अंदर किसी भी कानून में नहीं हुए तो जीएसटी में ना होते। उसमें भी अब व्यापारियों का पक्ष जो है वो मैं मजबूती से संसद में भी, जीएसटी काउंसिल में भी और उन सब जगह रखूँगा कि हमें क्यों, देखिए सरलीकरण तो हर कोई कर लेगा। सरकारें डरती हैं कि उनका राजस्व कम ना हो जाए। मान लीजिए टैक्स रेट कम किया, पता लगा जी राजस्व, लेकिन जब जब टैक्स रेट कम हुआ है राजस्व हमेशा बढ़ा है, ये इतिहास इस बात को बताता है। तो वो सारी बातें जो मैं पहले टेबल पे इधर बैठ करके करता था, वो सारी बातें मैं टेबल पे इधर बैठ करके भी मैं वही करने वाला हूँ। और चूँकि अब मैं सांसद भी हो गया तो मेरा मुख्य काम जो रहेगा वो एक मजबूत सेतु का रहेगा और उसी के माध्यम से मैं अधिक से अधिक समस्याएं व्यापारियों की मैं उसका सॉल्व करूंगा, ऐसा मुझे विश्वास भी है और मेरा संकल्प भी है। दिल्ली में एक तरफा सफाया कैसे होगा? देखिए दिल्ली में हम 7 सीटें जीते हैं, उसका कारण ये है कि दिल्ली का जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं देश की स्थिति को समझता है, उसको ये भी पता है कि देश कौन चला सकता है। केजरीवाल जी की सरकार ने, खुद केजरीवाल जी ने
वो तो आए बाहर चुनाव प्रचार के लिए थे, तो उन्होंने धुआंधार प्रचार किया, लेकिन केजरीवाल अपनी 4 सीटें भी नहीं बचा पाए। कांग्रेस को तो वो क्या मदद देते, और कांग्रेस की तो विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है और क्रेडिबिलिटी केजरीवाल जी की भी अब रही नहीं दिल्ली के अंदर। इसीलिए अब 6 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में भी पूर्ण बहुमत से आएगी, ऐसा संकल्प हम सब लोगों ने लिया है। और इसीलिए 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी में, और सारी सीटें हम अच्छे मार्जिन से जीते हैं। अगर हम उनकी डेमोग्राफी को भी ध्यान में रखेंगे तो हम सारी सीटें हम अच्छे मार्जिन से जीते हैं। वोट का जो परसेंटेज हमको मिला वो भी बहुत अच्छा परसेंटेज हमको मिला है। पहली बात तो कोई भी पार्टी नीति बनाएगी वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से बनाती है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। तो नीति कभी गलत नहीं होती, ऐसा मैं मानता हूँ। गलत होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसका एग्जीक्यूशन। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देश में आपने बहुत सही कहा कि पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया, हिंदुस्तान में नहीं आया। अमेरिका में रिसेशन आ गया, यूरोप सारा आर्थिक मंदी में चला गया, हिंदुस्तान नहीं गया। हिंदुस्तान इसलिए नहीं गया कि हिंदुस्तान में 9 करोड़ व्यापारी रोज बैंक में पैसे जमा कराते थे। रोज उसका वो पूरा सोशियो इकोनॉमिक मॉडल, चाहे 200 रुपए की उसने सेल करी नहीं, या 2000 की सेल करी या 20,000 की सेल करी। तो एक बात तो हमको मानना पड़ेगी कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का, और जो बात अभी आपने कही कि सोशियो इकोनॉमिक, हमारे यहाँ व्यापार नहीं है, कल्चर है वो। हमारे यहाँ ये कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट है, वो सोशो और इकोनॉमिक का मिला जुला साथ है। आप कभी भी अगर बात करेंगे, अगर एक किसी ने मान लीजिए धर्मशाला बनाई तो उसका संबंध बाजार से है 100% बिल्कुल। और यदि बाजार की कोई एक्टिविटी हुई तो अगर बाजार से पैसे कमाए तो वो पैसा धर्मादि में लगता है। हाँ। तो ये हमारे उसकी एक परंपरा है। मैं तो उसको व्यापार बोलता ही नहीं, मैं तो उसको कल्चर ही बोलता हूँ। तो अगर आप मोटे हिसाब से देखोगे आप, तो पूरे देश में आज से नहीं सदियों से ये देश का व्यापारी है जिसने सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, और वही मजबूती है समाज की, सोशल, जिसने अपने हाथों में पकड़ा है। और आने वाले 100 साल में भी इसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं कर सकता। सरकार तो कभी भी इस चक्कर में पड़ती ही नहीं है। अगर सरकार ने पड़ती होती तो 70 साल में हम आज पूरे देश भर में कम से कम 2 लाख 4 लाख से ज़्यादा तो धर्मशालाएँ हैं। सही बात। और जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं वो अगर केवल चल पा रहे हैं तो इसलिए चल पा रहे हैं कि हमारे व्यापारियों ने, किसी ने वहाँ धर्मशाला बनाई, किसी ने वहाँ कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया। सरकार ने वहाँ पर, मोदी जी के आने के बाद वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया, उसको अच्छा बना दिया। लेकिन वहाँ की जो कोर इकोनॉमी है या कोर सामाजिक गतिविधि है वो व्यापारी ने चलाई। तो ये बात तो हमें समझना होगी कि इस देश की अर्थव्यवस्था में हमारे व्यापारी का रोल क्या है। 2014 से पहले किसी सरकार ने हमारे रोल को माना भी नहीं, लेकिन 2014 के बाद 10 साल में हमने देखा है कि मुद्रा योजना अगर लागू करी तो वो नरेंद्र मोदी ने लागू करी। और मुद्रा योजना के बारे में मैं आपको जरूर कह सकता हूँ कि मुद्रा योजना 11 महीने में लॉन्च हुई, और मुद्रा योजना का जो पहला फॉर्मेट बना वो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के दफ्तर में बना, नागपुर की ऑफिस में बना। हाँ, हम यहाँ से लेकर के गए उसको। तो इसका मतलब है कि ऐसा मेरा मानना है, और ये मेरा ही मानना नहीं है, ये देश के हर व्यापारी का मानना है। ऐसा नहीं कि मैं भाजपा का सांसद हो गया तो मैं इसलिए आपसे बात कह रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में व्यापारी है और अर्थव्यवस्था में उसका योगदान है। इस बात को रेखांकित यदि किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी ने किया। यानी वो जियो, वो लिखा थोड़ा रोमन में ऐसा था, तो मैं सोचा कि ऑयल भी अपने पास है और जियो तो अपना है ही है, तो अब बचा क्या है? जियो ऑयल, यानी जियो ऑयल नहीं, यानी ऑयल से लेकर तो जियो तक, यानी टेक्नोलॉजी। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, बड़े कैपेक्स के प्रोजेक्ट, आपकी एक बात तो सही हो सकती है कि एक ही घराने को क्यों, बट देश में अगर 10 या 20 घराने हैं, मान लीजिए अगर आज 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाएगा तो कौन लगाएगा देश में? उस कम से कम
अगर मेरे देश का उद्योगपति लगा रहा है तो उस यूएस की कंपनी से तो कम बेटर है जो यहाँ से पैसा कमा करके सारा यूएस के अंदर दे रहा है। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, बट मैं ये जरूर कह रहा हूँ, मैं ये सवाल उठा ही नहीं रहा हूँ कि किसने बिजनेस करना चाहिए, किसने उद्योग लगना चाहिए, या किसने एक अधिकार जो, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ नहीं वो हो ही गया है, ऐसे सेगमेंट विरोध करते नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैंने आपसे ये कहा कि इकोनॉमी के 5 वर्टिकल हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक वर्टिकल है, ट्रेड एक वर्टिकल है, ट्रांसपोर्ट एक वर्टिकल है, कंज्यूमर एक वर्टिकल है, एग्रीकल्चर, ये अलग अलग वर्टिकल है ना। हर वर्टिकल में हम इस कंपटीशन है, मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपटीशन है। तो अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेड में भी हम तो रोज ही कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर ही काम कर रहे हैं ना जी। और हमारी मुसीबत ये हो रही है कि बड़ी बड़ी कंपनी आकर के हमारी ट्रेड में घुसी जा रही हैं। मेरा कहना ये है कि जो जिसकी कोर कॉम्पिटेंस है, मतलब पहला मूल सवाल तो ये है जिसकी जो कोर कॉम्पिटेंस है वो उसमें काम करे। अब आ गया कि मान लीजिए एक वर्टिकल में 2 ही लोग क्यों आगे बढ़ रहे हैं, आपके सवाल का मूल ये है कि 2 ही लोगों का एक अधिकार क्यों हो रहा है। मेरा कहना उसमें ये है कि अगर वो किसी भी उसमें है, अगर वो थ्रू प्रॉपर प्रोसेस है जो डिफाइन गवर्नमेंट ने किया है, तो इट इज ओपन टू एवरीबडी, नॉट ओनली टू इंडियंस बट इवन द फॉरेन कंपनीज ऑल्सो। तो विदेशी कंपनियां भी आ रही हैं, बट हाँ कभी अगर विदेशी और देसी कंपनी में चुनने का मौका मिले तो हमें देसी कंपनी को जरूर उस पर उंगली रखनी चाहिए। क्यों कि विदेशी कंपनियों ने हमारे यहाँ से पैसा कमा कमा के अपने देश को समृद्ध कर दिया। हमें पहले भी भिखारी बना के रखा और वो आज भी भिखारी बनाने की चेष्टा में। नीरज एक मिनट नहीं फ्रेंड में मैं निश्चित रूप से ऐसा समझ रहा हूँ कि आपका डिस्कम्फर्ट नहीं बढ़ाऊँ। आपने ये 5-6 वर्टिकल बताए जिसमें आपने बताया कि जिसका जो कॉम्पिटेंस है वो घराना, वो घराने, वो उद्योग घराने, उन्होंने वो काम करना ही चाहिए और निश्चित रूप से चुनिंदा ही लोग वो करेंगे। मेरा कभी उसको विरोध नहीं है। मेरा ये बोलना है कि एक घराना मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, बचे हुए जो 4 सेगमेंट हैं निश्चित रूप से एक में कहीं बीसी भरतिया जी रहते हैं, एक में कहीं प्रवीण खंडेलवाल जी रहते हैं, एक में जयप्रकाश गुप्ता जी रहते हैं। मगर आज हम देखें तो ये जो इकोनॉमी के 5 बड़े पैरामीटर्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं या जो हम वर्टिकल्स बता रहे थे आप, ये 5 में अगर वही 2 लोग हर जगह दिखते हैं या कोई 2 लोग हर जगह दिखते हैं, ये भारतीय उद्योग और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना अच्छा है। अव्वल तो अभी तक तो ऐसा कहीं दिखाई देता नहीं नंबर है कि जो एक ही व्यक्ति 5 वर्टिकल में काम कर रहा हो, ऐसा समझ में नहीं आता। अगर मान लीजिए किसी वर्टिकल में अगर कोई वर्टिकल जिसकी कोर कॉम्पिटेंस नहीं और अगर दूसरे वर्टिकल में वो आ रहा है तो अगर और वो उसके आने की कोई ना कोई वजह होगी। मान लो कोई वर्टिकल होगा, अगर वो है तो बट उसमें जो आदमी पहले से काम कर रहा है उसके रूट को हटा करके कोई आएगा तो वो ठीक नहीं है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। बिग बाजार और वो वाला जो डील है वो हम सब जानते हैं कि बिग बाजार वाला डील यानी किसके साथ हो रहा था वो? उसके सबसे किसके साथ? मैं बता रहा हूँ ना, सुनो ना। मैं अच्छा मैंने प्रश्न भी दोनों से किया ना। मैंने नहीं बिग बाजार मॉडल का विरोध किया था भैया ने। मैं तो ई कॉमर्स की देश की सबसे बड़ी डील जो होने वाली थी, क्या नाम है चाइना वाला, वो अलीबाबा के साथ था ना वो। इनकी जो बात थी बिग बाजार वाली वो अलीबाबा के साथ हो रही थी ना। और वो किसके इंडस्ट्री, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं बोल रहा हूँ किस वजह से वो डील पूरी खटाई में पड़ी। क्योंकि वो डील हो जाती तो वो भी उन्हीं 2 में से तीसरे हो जाते हैं। यानी आदरणीय जो बियानी जी हैं वो भी वो 2 में से तीसरे हो जाते। वो अलीबाबा का डील वो हो जाता, बाद में अलीबाबा का डील ना हो। नहीं वो अलीबाबा से नहीं हुआ, किशोर बियानी का डील तो हुआ इससे अपने वॉलमार्ट वाली फ्लिपकार्ट से। वो तो बाद में आया भैया, पहले तो उनका ई कॉमर्स अलीबाबा से ही होना था। बहुत विरोध किया, वही हम बोले ना बाद नहीं। और हमने खैर मैं ई कॉमर्स वाली बात बाद में इसलिए भी कर, बाद में तो मुझे लगता है मुकेश भाई ने ले लिया ना, टेक ओवर कर लिया ना उसको। तो कम नहीं वो अभी वो एनसीएलटी वो अभी मामला खटाई में। नहीं मैं यही बता, लेकिन उन्होंने ये बिग बाजार थे वो अभी रिलायंस, हाँ वो इन्होंने मैं सिर्फ ये बता रहा था प्रवीण भाई को कि आपको यानी मेरी तरफ से पूरे नवभारत की तरफ से यानी
एक क्या बोले हम उसको, ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप जितने प्रखर तरीके से आप विचार रखते आए हैं, आप वो रखते रहेंगे, इस देश की इकोनॉमी का बहुत मैं आपको क्या नहीं, ये विषय ही उसमें मैं आपको बता दूं भाई साहब, उसमें डाइल्यूशन का तो कोई विषय ही नहीं है। नंबर 1, ई कॉमर्स पर हमारी सोच बड़ी स्पष्ट है कि जो सरकार, जो देश का कानून है, हमारा विरोध अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से या बाकी कंपनियों से इसलिए है कि एफडीआई पॉलिसी का जो प्रेस नोट नंबर 2 है 2018 का, वो जो सारी बातें कहता है, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट उसका विरोध करते हैं। उन्होंने उसको फ्लाउट किया है। वो स्टैंड तो हमारा कल भी था और वो स्टैंड मेरा आज भी है और वो स्टैंड हमेशा रहेगा। और उसी के विरोध हमने ई कॉमर्स का विरोध कभी नहीं किया। हमने ये कहा कि ई कॉमर्स के जो रूल्स और पॉलिसी है उसका सब, क्योंकि जिस दिन उसका समर्थन करेंगे सब उसका पालन करेंगे, हमारी समस्या उसी दिन हल हो जाएगी। पर भैया आप सोचिए कि आप जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ई कॉमर्स की जो पॉलिसी, जो एक बात जब भी आपने एक बात बोली, पॉलिसी की नीति या नियत में प्रॉब्लम रहता ही नहीं है, प्रॉब्लम रहता है जीएसटी का अधिकारी जब उसको क्योंकि वो पॉलिसी सारी हमारे उससे बनी है, क्योंकि वो पॉलिसी, वो रूल सारे हमारे उससे बने हैं। इसीलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ कि अगर वो पॉलिसी आ जाएगी तो इन सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। करेक्ट, इसीलिए वो पॉलिसी मुझे हर कीमत पर लेकर के, और वो पॉलिसी तैयार थी, वो तो बीच में चुनाव आ गए, इसलिए वो रुक गई। तो मेरा पूरा फोकस हमारी अर्बन, सेमी अर्बन और अर्बन रूरल इकोनॉमी और हमारे व्यापारियों के उस पर, अगर हमने इसको मजबूत कर लिया तो हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी रहने वाली नहीं है। क्योंकि हमने डिस्कशन की शुरुआत में कहा था, और जो मैं अब दोबारा कह रहा हूँ, व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था का ड्राइवर है। उस व्यापारी की संभाल अगर हमने कर ली तो हमारी अर्थव्यवस्था अपने आप संभल जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं।